नमस्कार, मैं हूँ मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज बजट 2025-2026 को संसद में पेश कर दिया गया है और 2025-2026 के बजट में काफी सारी छोटी-छोटी अनाउंसमेंट की गई है। लेकिन इन अनाउंसमेंट से शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में भारत को क्या फायदा हो सकता है? इस बजट की क्या बड़ी-बड़ी बातें हैं? उस पर एक खास मेहमान को हमने हमारे साथ जोड़ा है और उनसे जानेंगे कि आखिरकार सरकार नागरिकों को जो देना चाह रही है वो नागरिकों तक कैसे पहुंचेगा और नागरिकों को सीधा सीधा इसका फायदा कैसे होगा। हमारे साथ डॉक्टर जयनारायण व्यास जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है वीएनएम टीवी पर आपका। वैसे तो डॉक्टर जयनारायण व्यास कोई पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन गुजरात सरकार के अधिकारी रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पॉलिटिशियन है, विद्वान है, विश्लेषक है, बहुत लंबा उनका पोर्टफोलियो है और बकुल धोलकिया और मुकेश पटेल के साथ मिलकर संसद में पोस्ट बजट चर्चा शुरू करने का श्रेय भी जाता है। तो ऐसे में आज जब बजट पेश हुआ है तो जरूर हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि आखिरकार इस बजट के हाईलाइटेड पॉइंट्स जो है वो उन्हें क्या लग रहे हैं। सर, इस बजट को किस नजर से आप देख रहे हैं? बड़े-बड़े जो पॉइंट्स हैं, सरकार ने जो टैक्स स्लैब में रियायत दी है, इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले हम समझ लें कि अपेक्षा क्या थी। जी। अपेक्षा ये थी कि हम एक मंदी के दौर से, रिसेशन के दौर से पसार हो रहे हैं। बेरोजगारी दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या जो है, किसानों को ठीक से रियायत नहीं मिलती और वो इसके लिए आंदोलित है। चौथी और इतनी ही अहमियत रखने वाली बात जो है, वो हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। यानी कि काफी बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा के नीचे आज भी जी रहे हैं। तो कैसे, हाउ टू लिफ्ट देम अप? और चूंकि ये मंदी का माहौल है, गरीबी की रेखा के नीचे इतने लोग जी रहे हैं, तो ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए इनके पास पर्सनल सेविंग, जिसको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, बचते नहीं। उसकी वजह से जो खुदरा बाजार है उसमें भी एक तरह से मंदी का माहौल है। जी। ये सब चीजों को एड्रेस करना और अभी जो ट्रम्प ने नया एक बम फेंका है कि हम टैरिफ लगाएंगे, तो उसके सामने भारत का क्या रिस्पॉन्स होगा और हम क्या करेंगे, कैसे इसका सामना करेंगे। प्राइम मिनिस्टर फरवरी में मिलने वाले हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को, और उसके पहले हमारा रिस्पांस क्या होगा वो तो हमें पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें बजट से अपेक्षित थी। नए कारोबार डालने की कोई जगह थी नहीं, क्योंकि गत साल भी धारणा के मुताबिक नहीं रहा और रिजर्व बैंक की जो 4 से 6 सितंबर 2024 के बीच में जो समिति मिली, उसने भी जीडीपी का जो विकास दर है वो घटा के 5.3% सेकंड क्वार्टर के लिए कर दिया। कुल मिला के ये इस साल 24-25 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 6% शायद हो, न भी हो। जी। तो ये पड़कारों के सामने हमें ये हमारा जो वित्त है वो वित्त का आयोजन करना था। मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री ने ये प्रश्नों को शायद दरकिनार किया है या उनके लिए कन्वीनियंट नहीं था इन प्रश्नों का उत्तर बजट के जरिए देना। तो एक आध दो मुद्दों को छोड़ के, जैसे इन्होंने 12 लाख की आवक जो आय जिनकी है उनके लिए कर मुक्ति करके 0 टैक्स लगेगा, ऐसा बोला है। और उसमें भी कैच है, वो उन्होंने उससे अगले पैरे में ही टैक्स स्लैब दिए हैं। तो टैक्स स्लैब में जो टैक्स लगेगा वो रकम वो रिबेट के जरिए इनको वापस दे जाएगी। यानी रिबेट क्लेम करो, टैक्स पहले भरना होगा, क्या होगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है ये मसला, ऐसा सीधा नहीं होने वाला। तो मैं मानता हूँ कि किसानों के लिए कोई ज्यादा ऐसी रियायतें नहीं है। मेरी एक आशंका है कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट से हमारी चर्चा होगी तो ट्रेड बैलेंस के नाम पर वो एग्रो और डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में आयात की जाए, उसका आग्रह रखेंगे।
जी, अगर वो होता है तो किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए एक बड़ी समस्या होती है। तो ये जी, समस्याओं का हल निकाले ऐसी कोई बात मुझे बजट में नहीं दिखती। जी, बिल्कुल। दूसरी बात है कि उनकी समझ भी उसमें भी मर्यादा दिखती है। जैसे उद्योगों के लिए उद्योग मंदी से पसार हो रहे हैं। उनके लिए उन्होंने जो व्याख्या में कुछ परिवर्तन किया, माइक्रो इंडस्ट्री का जो था टर्नओवर बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया, लघु उद्योग का 100 करोड़ कर दिया और मध्यम उद्योग का 500 करोड़ कर दिया। अब जी, 500 करोड़ में कौन सा मध्यम उद्योग आएगा? अक्सर ये लाभ बड़े उद्योगों को ही मिलेगा और बैंक हुँ, वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। कम ग्राहक होंगे, कम फॉर्मेलिटी होगी और रेडी डॉक्यूमेंट दे पाएंगे वो, क्योंकि दे आर ऑल इक्विप्ड टू हैंडल द बैंक। जी, तो ये जो हमारी आज की जरूरत है, श्रम प्रचुर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की, और वो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री के जरिए ही हो सकता है, न कि लार्ज इंडस्ट्री। लार्ज इंडस्ट्री जरूरी है, मगर हुँ, लार्ज इंडस्ट्री से देश का उत्पाद बढ़ सकता है, मगर रोजगारी नहीं मिल सकती। तो वो वहां भी चूक गई है, जो जिस तरह से उन्होंने टर्नओवर बेस्ड डेफिनेशन बजट में टर्नओवर बढ़ा के उन्होंने उसको सुधारने का प्रयत्न किया। तो ज्यादा कुछ नहीं उन्होंने डाला है कर, वो एक चीज है, वो हुँ, मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। और हुँ, दूसरी बात यह है कि नंबर ऑफ थिंग्स टैरिफ में बदलाव किया। जी, मैं मानता हूँ एक शुरुआत है। ट्रम्प हुँ, जो टैरिफ के लिए इंडिया को टैरिफ किंग कर रहे हैं, हुँ, शायद बिफोर मिस्टर मोदी मीट्स हिम, उनके पहले ये एक शुरुआत है कि आप हुँ, टैरिफ के साथ इंटर करना शुरू करो, ताकि जी, अंडर प्रेशर कुछ करना पड़े तो ये ऐसा न लगे कि उस समय आपने किया है। तो आई थिंक प्रिएम्प्टिव मूव जिसको कहते हैं, ऐसी कुछ बात है। टैरिफ से टिंकर करने का अभी ये जो जिस तरह से उन्होंने किया है, हुँ, मतलब अर्थव्यवस्था के लिए नहीं देता, भारतीय अर्थव्यवस्था को जी, उससे ज्यादा फायदा हो, ऐसा नहीं देता। हुँ। सर, थोड़ी-सी बातें समझना चाहूँगी कि हमने 12,75,000 ये जो टैक्स स्लैब की उतने लो इतनी आय वाले लोगों को टैक्स अब नहीं चुकाना होगा। लेकिन हमारे यहाँ 12,75,000 सालाना आय होती किसकी है? 1,00,000 रुपए आय होती ही नहीं है किसी की। हमारे यहाँ 20-30 हज़ार रुपए कमाने वाले लोग हैं, जो महीने में 30-30 हज़ार कमाते हैं, वो बहुत से बहुत 5 लाख रुपए कमाते हैं। 12 लाख वाला फ़ायदा हो किसको रहा है? ये आपने बिल्कुल मुद्दे की बात कही। हमारे यहाँ 10% लोगों के पास करीब 80% से ज्यादा वेल्थ और आय है। 50% से ज्यादा आय और 80% से ज्यादा वेल्थ उनके पास है। तो बाकी के लोगों को तो ये 12 लाख की, अगर महीने 1 लाख के ब्रैकेट में आते हो, उतने लोग कितने हैं? हुँ, हार्डली 1 और 2% ऑफ द पीपल। तो यस। इससे पूरे बाजार में तेजी आ जाएगी, ज्यादा पैसे खर्च होंगे। ये बातें करना, मैं मानता हूँ कि फिजूल बातें हैं, इससे कोई बिल्कुल, फर्क बिल्कुल। नहीं पड़ने वाला। हुँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जी। अ, इसमें और भी अगर उद्योगों को छोटे उद्योगों को शायद शामिल किया होता तो शायद फ़र्क पड़ता, लेकिन छोटे उद्योग भी इसमें नहीं है, इसमें तो सिर्फ़ नौकरी पेशा लोग हैं। तो ये एक 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 लॉलीपॉप जैसा लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि अरे वाह! 12 अरे पर लेकिन आपकी 12 लाख इनकम ही नहीं है, आप क्यों खुश हो रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आया। चलिए थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य उन्होंने कैंसर से लेकर और 36 दवाइयों पर जो टैक्स ड्यूटी घटाई है, कैसे देखते हैं सर उसको? जो टैक्स सरकार ले रही थी उसे कम किया गया है, ये वाक़ई में नागरिकों से इससे फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। देखिए, मैं इस मुद्दे पे थोड़े ज्यादा अधिकार से बोल सकता हूँ, जी, क्योंकि 5 साल मैं आरोग्य मंत्री रहा जी, जी। और आज भी कहीं न कहीं हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ और कहीं न कहीं लेक्चर देता रहता हूँ। जी, सर। ये जो दवाइयाँ की वो बात करते हैं, वो हुँ, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जी, अक्सर जो कैंसर पेशेंट है, वो हुँ, पीएमजेवाई या ऐसी सरकारी योजनाओं के तहत इनको सहाय मिलती है, दवाइयाँ जी, भी मिलती है। काफ़ी कम खर्च इनको बाहर से दवाइयाँ लाने में पड़ता है। जी, और जो जी, लोग बाहर से दवाइयाँ कराते हैं, वो हुँ, लोग सक्षम हैं।
तो ये कहना कि ये दवाइयों पे हमने बोझ कम किया इसीलिए लोगों को फायदा होगा, ना फायदा होगा, मगर जिनके पास ज्यादा वित्त है उनको फायदा होगा। गरीबों जी, को तो वैसे भी मिलती है ये दवाइयाँ वगैरह सरकारी जी। अस्पतालों में। हुँ। तो मैं नहीं मानता कि इससे कोई ज्यादा बड़ा फर्क पड़ने वाला। जी, तो जिन मुद्दों पर हम खुश हो रहे हैं, उन मुद्दों को खारिज कर रहे हैं डॉक्टर जयनारायण व्यास, जो ये सारी चीज़ों को सालों से उनसे जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं गुजरात के। सर शिक्षा मामले में जो कदम उठाए गए हैं, क्या आपको लगता है ये काफ़ी है या और गुंजाइश होनी चाहिए थी और सुधार होना चाहिए था? आईआईएम की हमने बात की, मेडिकल सीट्स की बात की, लेकिन मेडिकल सीट जो है, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बढ़ेगी या प्राइवेट कॉलेजेस में बढ़ेगी, ये क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है। देखिए किसी में भी बढ़े, हम वो मुद्दे पे बाद में आए। हुँ, पहले आईआईटी की बात करें। जी। आईआईटी इज ए ब्रांड इक्विटी। आप हुँ, हर जिले में आईआईटी शुरू करोगे तो यू आर स्प्रेडिंग टू थिन ऑन टू लार्ज एन एरिया। तो आईआईटी की जो कीमत है, आज भी आईआईटी का जो पैकेज है अभी कम होने लगा है। अभी लेटेस्ट न्यूज थे कि वन ऑफ द आईआईटी द फाइनल ईयर स्टूडेंट गॉट ए पैकेज ऑफ 3.2 लाख। वो आईआईटी के बच्चे के लिए कुछ नहीं है। तो आईआईटी आप बढ़ाओ, जरूरी नहीं है। आईआईटी के पीछे एलोकेशन बढ़ाओ। लेट द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज बी अवेलेबल टू देम। मैं बम्बई आईआईटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और आज हम जाते हैं हमारे कैंपस में तो रोना आता है क्योंकि पूर्ता खर्च नहीं होता मेंटेनेंस के लिए। जो उसका एक्सपेंशन होना चाहिए, जिस तरह की इक्विपमेंट वहां आनी चाहिए, वो पैसे आप हुँ, दे नहीं पाते हो। जी। अगर एग्जिस्टिंग आईआईटीज और आईआईएम को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो और आप बस हर हर समय मौका मिलते ही नई आईआईटी के अनाउंस करने की बात कर रहे हुँ, हो तो मैं मानता हूँ कि आप आपकी ब्रांड इक्विटी खत्म कर रहे हो। जी। ये गलत चीज है। इससे हुँ, आप आईआईटी को डाइल्यूट, आईआईटी की इमेज को डाइल्यूट कर रहे हो। विदेश में भी जो हमारे आज इतने फॉर्च्यून 500 के सीईओ हैं, एटलीस्ट हाफ a dozen of my IIT batchmates, they are हुँ, in very senior positions, either as CEO or some senior position, chief finance officer or things like that. तो आप ज्यादा आईआईटी फॉलो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेडिकल जी। कॉलेज की बात करें, आप सीट बढ़ा दो। हुँ, मेडिकल टीचर्स नहीं है आपके पास, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देखिए हुँ, मूलतः तो आप खर्च नहीं करते हो सरकार बनकर मेडिकल पे। हेल्थ हुँ, पे आपका बजट 3% भी नहीं है कुल बजट का। और जी। अगर आप उतना भी बजट हेल्थ के लिए नहीं खर्च करते हो, तो हुँ, फिर आप बिना पैसे ये सब फैसिलिटीज और स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट, अब दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, तब आप हुँ, कैसे डेवलप करोगे? और जी। आने वाले समय में स्टेम सेल से लेके जो भी ट्रीटमेंट आप करो, वो हुँ, कैपिटल इंटेंसिव होने वाली है। हुँ, तो आपके आप पैसे तो डालते नहीं हो, जो डालते हो वो भी सैलरी और ऐसे एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। तो हेल्थ जी। सेक्टर का हालत तो बद से बदतर जैसा है। शिक्षा हुँ, की बात आपने की। जी। नई शिक्षा नीति जो आई है, उसने तो हुँ, पूरा सत्यानाश करके रखा है। पैसे तो कम देते हैं उसमें भी, मगर एकम परीक्षा पद्धति दाखिल की है उन्होंने। यानी जी। गाँव के स्कूल में भी हर वीक कसौटी होगी। उसके हुँ, मार्क्स कंप्यूटर में लोड होंगे। वो डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के वहाँ और वहाँ से आगे सरकार में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे। हुँ, अब हुँ, एज इट इज कई शालाओं में एक टीचर है, कहीं में दो टीचर है। तो वो ये हर हर वीक टेस्ट लेने का काम करेंगे। टेस्ट लेने के बाद क्या मार्क्स फीड करने का काम करेंगे। क्या जी। ये डेटा जब भी चाह मुहैया कराने का काम करेंगे। तो पढ़ाने के सिवा और सब कामों में आप टीचर्स जो है उनको लगा रहे हो। हुँ, वस्तु जनगणना करनी है, टीचर्स को दो। चुनाव का काम है, टीचर्स को दो। मत गिनती के समय टीचर्स को बुलाओ। टीचर्स हुँ, के पास टीचिंग के अलावा इतने सारे काम है कि जो जो शिक्षा है वो ठीक से हो ही नहीं सकती, इनके पास जी। समय ही नहीं बचता। हुँ। तो ये नई मुश्किलें हैं। शिक्षा जी, नई शिक्षा नीति में ये दिक्कत तो है ही। सर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस
के ऊपर 500 करोड़ सरकार खर्च करने का उन्होंने ऐलान किया है। किस किस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी ये लग रहा है आपको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत में अब बढ़ावा अगर मिलता है, वैसे ही हमारे युवा बेरोज़गार होते जा रहे हैं, उन्हें रोज़गारी नहीं मिल रही है और अब अगर हम एआई को बढ़ावा देते हैं, तो हमारे युवाओं को कोई नुकसान होता हुआ दिख रहा है? नहीं, एआई से नुकसान नहीं होगा। एआई तो नहीं, आप नहीं बढ़ावा दोगे तो लाइक डायनासोर्स यू विल वैनिश। हुँ, जब हुँ। कंप्यूटर आए तब लोग ऐसे ही चिल्लाते थे कि इससे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जी। हुआ है इससे उल्टा। मॉल हुँ, आए तब लोग चिल्लाते थे कि मॉल आए हैं तो सब जो खुदरा व्यापारी है सब हुँ, अदृश्य हो जाएंगे, मॉल पूरा धंधा कर हुआ है उल्टा, उससे उल्टा। तो हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू कांट स्टॉप, इट इज कमिंग एंड इट हैज जी। कम। हुँ, मगर 500 करोड़ क्या होता है? आप डिप्सेक में चाइना ने कितना पैसा डाला देखिए, हुँ। तो वो 500 करोड़ उसके सामने इट इज नॉट इवन पीनट्स। जी, जी। तो आप करना चाहते हैं दुनिया भर की फैशन half हुँ, heartedly with हुँ, inadequate amount of money हुँ, and then creating a situation जो half baked है। हुँ, तो मैं मानता हूँ करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ कोर्स जरूरी है, हुँ, आएगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। एल्विन हुँ, टॉफलर ने 4 बातें कही आने वाले समय के लिए। उसमें जी, पहला मुद्दा है नॉलेज विल बी द पावर एंड हु हैज अर्लीस्ट एक्सेस टू द नॉलेज शैल बी द मोस्ट पावरफुल। जी, ज्ञान ही आपकी ताकत होगी और हुँ, जिसके पास सबसे पहले ज्ञान तक पहुंचने की क्षमता है वो सबसे हुँ, ताकतवर होगा। तो जी, ज्ञान से तो आप हटके नहीं चल सकते। ज्ञान की सदी है और हुँ, ज्ञान की सदी में जो जो बदलाव आने वाले हैं वो हुँ, इतने जल्दी जल्दी आने वाले हैं कि हुँ, सून आपने नहीं सोचा होगा वो हो गया। अभी मैं आज ही का रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा था। मे बी हुँ, 5-7 साल में आप अमेज़न या और किसी सर्च प्लेटफ़ॉर्म पर से लिवर या किडनी ऑर्डर कर सकेंगे। देयर इज़ अ जी, सिंथेटिक जी, लिवर और किडनी अवेलेबल, देन यू हुँ, कैन फिट इनटू। तो पूरे कांसेप्ट बदलने जा रहा है। पूरी जी, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बदलने जा रहा है। हुँ, उसी हुँ, समय आप हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भाग दूर खड़े नहीं हो सकते। आपको उसको अपने साथ जोड़ना ही होगा क्योंकि हुँ, पूरी हुँ, दुनिया उस पर चलने वाली है और आप जी, जितना बिल्कुल, जोड़ोगे उतना हुँ, फायदा है। मगर 500 आर्टिफि करोड़ कोई रकम नहीं है। ये जी, हाफ एक लिप सिंपैथी है और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना होगा ये कह रहे हैं डॉक्टर जयराम व्यास। सर छोटे उद्योगों को क्रेडिट कार्ड जारी करने की बात कही गई है। जो स्टार्टअप है उन्हें 10 करोड़ से ज्यादा 20 करोड़ की लोन देने की बात कही गई है। एमएसएमई के लिए कुछ खास क्या होता हुआ दिख रहा है आने वाले इस साल में? एमएसएमई को कितना फायदा होगा, छोटे उद्योगों को, स्टार्टअप्स को? ये जो बात तो हम बातें इन्होंने की है, मैं नहीं हुँ, मानता निर्मला जी ने कभी एक छोटी सी दुकान भी चलाई हो। जी। छोटी सी शॉप भी उन्होंने कभी चलाई हो। हुँ, हुँ, आप मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है हुँ, और आप मुझे ड्राई फ्रूट खाने की सलाह दे रहे हैं। हुँ, हुँ, अब बात ये है कि छोटे उद्योगों और माइक्रो इंडस्ट्रीज को आपने मार डाला है आपकी हुँ, नीतियों की वजह से। जी। आज भी आपने जो बजट में टर्नओवर लिमिट बढ़ाई, अब आप हुँ, बोलिए माइक्रो इंडस्ट्री जिसमें 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा वो उसको आप माइक्रो इंडस्ट्री बोल सकते हैं? जी। रिलायंस इंडस्ट्री अहमदाबाद में शुरू हुआ द मिड 60s 1960s। हुँ, उसका हुँ, टोटल इन्वेस्टमेंट वाज 2,38,000। जी। निरमा का टोटल इन्वेस्टमेंट वाज लेस देन 50,000। हुँ, तो ये माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं। जी। 15,000 में रसना शुरू हुआ होगा। कैडिला, लुपिन, लाइपिन, हुँ, ये सब दवा की आज की जो हुँ, जायंट्स हैं, हुँ, इंक्लूडिंग टोरेंट, वो 1 जी। लाख 1.5 लाख रुपए की फुल कैपिटल से शुरू हुए हैं। हुँ, तो हुँ, माइक्रो या स्मॉल इंडस्ट्रीज की आप बात करते हैं और उसको पहले मशीनरी के साथ जोड़ा था और वो सही डेफिनेशन थी कि आपकी हुँ, मशीनरी अगर इतनी है तो आप स्मॉल इंडस्ट्री है। पहले सबसे शुरुआत में जब मैं नौकरी में जुड़ा तब 7.5 लाख मशीनरी में लिमिट थी। जी, जी। जब नौकरी छोड़ी मैंने तब हुँ, 35 लाख के करीब एंसिलरी का लिमिट था। मशीनरी में 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
अब आप जी। इंजीनियरिंग यूनिट लो तो 1 से 1 टर्नओवर लो तो 35 लाख का टर्नओवर हो, और केमिकल यूनिट लो, एक एक 1:3 टर्नओवर लो तो 1 करोड़ का टर्नओवर होगा। अब आप यहाँ बात कर रहे हैं 100 करोड़ के टर्नओवर की, और वो उसको आप लघु उद्योग कहना चाहते हैं। मतलब क्या है उसका? तो 100 करोड़ के टर्नओवर के उद्योग के सामने सही मायने में जो लघु उद्योग है वो टिक सकेगा क्या? और मध्यम कक्षा के उद्योग के लिए आप 500 करोड़ का टर्नओवर बता रहे हैं। ये टर्नओवर बेस्ड अप्रोच जो है वो सिर्फ न सिर्फ बड़े लोगों के लिए किया गया है। बैंक वालों को ये छूट इसलिए होता है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाता है, तो कम लोगों के साथ डील करके वो आराम से पेपर वर्क भी उनके साथ अपना खत्म कर सकते हैं और अपना टारगेट भी कर सकते हैं। तो बैंक जी। को भी सहूलियत रहती है। ये लोग जो है 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ वाले, उनको भी सहूलियत रहती है। तो यहाँ जी। आपने almost 80% of the small scale units in Gujarat. See, Gujarat was 8th industrialized state in the country in 1960 when we were formed as a separate state. जी। From 8th to 2nd and eventually 1st by 1990, we came because of small and micro industry. जी। There's not a major organized sector industry at that time, except the public sector units like Gujarat Refinery or IPCL or some major pharma companies like Alembic or Sarabhai. बाकी सब विकास जो गुजरात का औद्योगिक विकास आप देखते हैं वो जी। लघु और माइक्रो इंडस्ट्रीज की वजह से हुआ है। जी। अब इसमें 1 लाख रुपया की लागत में आप 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो। बड़े उद्योगों में 5 करोड़ या 10 करोड़ की लागत में आप एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट देते हो। तो हमारी जरूर श्रम प्रचुर उद्योगों की है, हमें ज्यादा लोगों को नौकरी देनी है, ज्यादा लोगों को 2 हाथ के लिए काम देना है। अगर आपका यही अप्रोच रहा तो वो तो होगा नहीं, और सरकार नौकरियां देने का मशीन नहीं है, सरकार कितनों को नौकरी देगा? जी। तो ये गलत अप्रोच है, और ये बजट में भी उन्होंने दे हैव फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन। सर, गुजरात के हिस्से क्या कुछ आया है इस बजट में? क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए तो हमने काफ़ी कुछ देखा। क्या गुजरात को भी नज़र में रखा होगा इस बजट को डिक्लेयर करते वक़्त? गुजरात के हिस्से कुछ आता देखो, हुआ दिख रहा है? ये पर्वत होता है इसे, हुँ। बादल आता है यहाँ से, तो हुँ। बारिश ये साइड पे ही गिरती है, जी। ये साइड पे नहीं गिरती। हुँ। गुजरात ये साइड पे आता है। आंध्र प्रदेश को इसीलिए दिया कि सरकार को टिकना है, जी, बिल्कुल। और नीतीश कुमार को भी इसलिए देना है कि बिहार में इलेक्शन आने वाला है। जी। तो आप आज का बजट देखिए, दसों बीसों टाइम बिहार, 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 बिहार हाँ, देखेगा। यस, हमें आनंद बिहार। है, बिहार भी भारत का भाग है। मैं ये नहीं कहता कि बिहार को नहीं देना चाहिए, देना चाहिए और भी ज़्यादा देना चाहिए। मगर सिर्फ न सिर्फ चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए, सिर्फ न हुँ। सिर्फ अपनी गद्दी को संभालने की बात मद्देनज़र रखते हुए हुँ। आप चलोगे तो हुँ। ज़्यादा आगे नहीं चल पाओगे। जी, In बिल्कुल। third term itself, Mr. हुँ। मोदी has become so unpopular कि हुँ। जो जब आए तब लगता था कि तो नेहरू जी से भी ज़्यादा पॉपुलर बनेंगे, मगर जी। आज इनकी स्थिति एकदम हुँ। खराब है। और ये जो था तो प्रयागराज का, उसके बाद तो जी, योगी की भी रही सही थी, वो खत्म हो गई। बिल्कुल। तो जिस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, सरकार पर सवाल उठना लाज़मी है और गुजरात हाँ, जहाँ से मुख्यमंत्री होकर प्रधानमंत्री बने और गुजरात को हमेशा ही अनदेखा किया जाता है, गुजरात के प्रति उदासीनता दिखाई जा रही है, तो गुजरात की जनता भी शायद इससे सवाल-जवाब इससे इसका जवाब ज़रूर माँगेगी। सर एक आखिरी सवाल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इस बजट का क्या फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है भारत देश को और भारत देश के नागरिकों को क्या फ़ायदा हो सकता है इस बजट से? ये बजट की ही टर्म शॉर्ट हो वो अच्छा है। लॉन्ग टर्म में तो इससे नुकसान ही है, क्योंकि न जी, इसमें किसान के लिए कुछ है, जी। जिसके लिए मैं, अगर कोई मुझे पूछे कि हुँ। 50% बजट 5 साल के लिए कृषि को, सिर्फ कृषि को देना चाहिए, अगर हुँ। इस देश को आगे आना है जी, तो बिल्कुल। किसान को तो आप भूल ही गए हैं। हुँ। बाकी माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो जो रोजगारी देते हैं, इनको भूल हुँ। गए हैं। हुँ। युवाओं को भूल गए। तो ये बजट भी भूला जाए। निर्मला जी हुँ। का ये 8वां बजट है। हमें हुँ। उनको करबद्ध प्रार्थना है हमारी निर्मला जी से कि अब काफी हो गया,
जितने भी रिकॉर्ड आपने क्रिएट करने थे कर लिए। यू हैव बिकम हुँ, नाउ द लार्जेस्ट बजट डिलीवरिंग फाइनेंस मिनिस्टर। 8 जी, बजट आपने रद्द कर दिए। आप हुँ, सम्माननीय है, हमारी बहन है। अब हुँ, कृपया अब आप हमारे पे दया करो, क्योंकि फाइनेंस इनका विषय नहीं है। जो जी, फाइनेंस जी, मिनिस्टर ये कहे कि हुँ, प्याज के भाव क्यों बढ़ रहे हैं, उसे मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, मैं प्याज नहीं खाती हूँ। मुझे हुँ, फाइनेंस मिनिस्टर रहने का अधिकार नहीं। जी, बिल्कुल। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। सरकार भले ही बड़ी-बड़ी आज आज अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखें तो वहाँ बहुत ज़ोरों-शोरों से कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों का सबसे बेहतरीन बजट सरकार ने दिया है, लेकिन क्या दिया है उसका ठोस कोई जवाब नहीं है। अगर 12 लाख की बात करें तो उसको मैंने पहले ही सर ने खारिज कर दिया कि उसका फ़ायदा किसको मिलेगा। 1 मिनट मुझे आप दीजिए। जी मैं सर, पैरा बताइए। 159 में जो लिखा है 2 सेंटेंस पढ़ूँगा। जी सर, उसमें बताइए। लिखा है कि टू टैक्स पेयर्स अप टू 12 लाख ऑफ नॉर्मल इनकम, हुँ, tax rebate is being provided in हुँ, addition to the benefit due to the slab rate reduction in such जी, a manner that हुँ, there is no tax payable by them। ठीक है, अच्छी बात है। और रिबेट हुँ, कैसे दोगे आप? हुँ, पहले हुँ, भरना होगा पैसा। रिबेट तो तभी देते हो ना जब आप मैं पैसा भरूं और फिर जी, आप रिबेट दो। तो हुँ, सरकार में तो रिबेट लेना यानी पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। हुँ, हुँ, और हुँ, अगर वो पैसा भरने के लिए है इसके पास, तो फिर आप कहते हैं कि वो सर्कुलेशन में आएगा और उससे बाजार में खरीदी बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी? हुँ, तो ये निर्मला जी समझती नहीं है, फाइनेंस इनका विषय नहीं है। हुँ, इनको ये ऐसे विषय में डाला गया है कि हुँ, पता नहीं इनके भी ग्रह अच्छे होंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं। बाकी फाइनेंस बने की अगर समझ होती तो ऐसा नहीं लिखते। यू जी, मस्ट बिल्कुल रीड फ्रॉम आवर हुँ, बिजनेस पेज पैराग्राफ हुँ, 158 एंड 159। जी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी हैं और सालों-साल से हैं। सालों-साल से इसी तरीके का बजट भारत को मिल रहा है, भारत के नागरिकों को मिल जी, रहा है और भारत के नागरिकों के हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। कल अखबार जब आप खोलेंगे क्या सस्ता, क्या महँगा तो उसमें आपको लगेगा कि इसमें मेरे हिस्से का कुछ नहीं है। दवाइयों की हमने बात की, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की बात की, लेकिन बुनियादी सुविधाएँ कुछ अलग है। शिक्षा और स्वास्थ्य में हमें मजबूत होना है, हमें महँगाई कम करनी है। इन सारे मुद्दों पर शायद फ़ोकस नहीं हुआ है। बहुत छोटी-छोटी जगह फ़ोकस हुआ है जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य में शायद कभी सुधार हो नहीं सकता। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए डॉक्टर जयनारायण व्यास मेरे साथ थे और उन्होंने पूरी तरह से इस बजट को खारिज किया है कि इससे कोई बा फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और बहुत-बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये सारी बातें आपके लिए जानना ज़रूरी थी कि नहीं? सोचिए, बजट को इस पहलू से शायद आपने देखा ही नहीं होगा, जो पहलू आपको डॉक्टर जयनारायण व्यास, जो भारत सरकार के ही मंत्री रहे हैं, गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और उन्होंने सालों तक ये सारी चीज़ों को देखा और समझा है। आप वीएनएम टीवी को यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए और अगर नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिएगा। ते हर नागरिक के लिए जानना आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को चौबीसों घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।